हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करते हुए उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितना भी पॉसिबल एमसीक्यू बनने वाला होगा उन सबको हम लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डिटेलिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सिर्फ हम लोग ये नहीं समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बल्कि उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा और क्वेश्चन होगा उन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को सिर्फ आंसर नहीं जानना है, बल्कि उनको एकदम डिटेल से समझना है और उनमें ये भी समझना है कि उससे पॉसिबल ऑब्जेक्टिव और क्या आ सकता है। और सबको हम लोग पहले समझेंगे और उसके बाद आराम से सबको वन बाय वन नोट करते चलेंगे। तो आज हमारा जो है क्लास 12th का हिस्ट्री एमसीक्यू डिस्कशन होगा। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे, इतिहास पर। ठीक है, क्लास 12th के लिए होगा बिहार बोर्ड, जिसमें पूरे चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो लिया गया है और उसमें हम देखेंगे कि उनसे और भी क्या एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, ये हिस्ट्री का पहला क्लास होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद अब समय समय पर इस पर वीडियोस जो है आता रहेगा हिस्ट्री के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं और सबका रीज़न समझते हुए उनको डिटेलिंग में पढ़ते हैं हम लोग। ये इतिहास का लेक्चर 1 होगा। ठीक है, भले थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर एक बार उस क्वेश्चन को समझ के उससे रिलेटेड पॉसिबल ऑब्जेक्टिव को समझ गए तो बाकी हमें आगे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी को हम रिवीजन करके एग्जाम देने जाएंगे और पूरा जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इसको आज का क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है पहला एमसीक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन सामने आ चुका है। अगर आप लोग में से किसी को भी अगर आंसर आता है तो आप आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको समझना भी है उससे रिलेटेड और क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, इनका आंसर बहुत सारे को पता होगा कि कितने भागों में आईने अकबरी विभक्त है, लेकिन हम पहले समझते हैं कि आईने अकबरी क्या है, कहाँ से आया है ये। तो जैसे कि हमें पता है कि अकबरनामा, अकबरनामा जो कृत है, जो पुस्तक है, ठीक है, ये अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल। ठीक है, ये बात पता होगा। अबुल फजल कौन था? तो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, या कह सकते हैं अकबर का समकालीन इतिहासकार था। एक तो था अबुल फजल और एक था बदायूनी। तो अब अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा में अकबर के काल का इतिहास है, अकबर के पूर्वजों, उनके जन्म से लेकर उनके शासन तक का इतिहास है अकबरनामा में। तो अकबरनामा लिखा किसने है? तो अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। और अकबरनामा जो किताब है ये, इसके अंदर 3 खंड है। कितना खंड है? 3 खंड। ये 3 खंडों में विभक्त है, ये 3 खंड है टोटल। ठीक है, तो पहला जो खंड है इसमें, पहला खंड में इनके पहले खंड में बात किया गया है अकबर के पूर्वजों के बारे में, है ना, उनके जन्म के समय के बारे में इस किताब में लिखा गया है पहले खंड में, अकबरनामा के पहले खंड में। और उनके शासन के 17वें साल तक का इतिहास अकबरनामा के पहले खंड में हमको मिलता है। दूसरे खंड में क्या मिलता है? तो दूसरे खंड में हमें मिलता है अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का इतिहास। इसमें कहाँ तक का इतिहास? शुरू से लेकर इनके पूर्वजों से लेकर, इनके पूर्वजों से लेकर 17वें वर्ष तक का जो शासन इनका रहा, 17 वर्ष तक, पूर्वज से लेकर इन्होंने 17 वर्ष तक जो शासन किया, शुरू से लेकर 17 वर्ष तक, वहां तक का इतिहास पहले भाग में है अकबरनामा के पहले भाग में। अकबरनामा के दूसरे भाग में क्या है? तो अकबरनामा के दूसरे भाग में 17 वर्ष से लेकर, 17 शासन के 17 वर्ष से लेकर इनके शासन के 46 वर्ष तक का इतिहास है। ठीक है, 17 वर्ष तक लेके 46वें वर्ष तक का इतिहास जो है अकबरनामा के दूसरे खंड में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबरनामा के दूसरे खंड में कहाँ तक का इतिहास है या किसका इतिहास है। तो अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का इतिहास जो है अकबरनामा के दूसरे खंड में है। और अकबरनामा के तीसरे खंड की अगर बात करें तो अकबरनामा के तीसरे खंड में क्या है? तो अकबरनामा का तीसरा खंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर के इतिहास का जो आत्मा है इन्हीं को कहा जाता है, तीसरे खंड को ही कहा जाता है अकबरकालीन इतिहास की आत्मा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अकबरनामा जो है, अकबरनामा का तीसरा जो खंड है वो अकबरकालीन इतिहास की आत्मा कही जाती है।
ये अपने महत्व के कारण ये अपना एक अलग विशेष नाम जो है वो दर्ज करती है, और उसका जो नाम पड़ता है उसी का नाम पड़ता है आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी। आईने अकबरी क्या है? तो अकबरनामा का तीसरा खंड है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आईने अकबरनामा के तीसरे खंड को क्या कहा जाता है? तो आईने अकबरी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। और आईने अकबरी भी किसने लिखा होगा? तो अबुल फजल ने ही लिखा होगा, क्योंकि तीनों खंड उसी में आता है अकबरनामा में ही। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, तो आईने अकबरी भी किसने लिखा होगा? अबुल फजल ने ही लिखा होगा। और यही जो किताब है आईने अकबरी, जो कि अकबरनामा का तीसरा खंड है, ये खंड जो है 5 खंडों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। तो यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखना कि आईने अकबरी 5 भाग में, और पूछेगा अकबरनामा कितने खंड में विभक्त है? तो देना है 3 भाग में विभक्त है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अकबरनामा पूछेगा तो 3 खंड में विभक्त है, आईने अकबरी पूछेगा तो कितने भाग में विभक्त है? 5 भाग में विभक्त है। और अकबरनामा के तीसरे खंड को ही क्या कहते हैं? अकबरनामा के तीसरे खंड को ही हम आईने अकबरी कहते हैं, जो कि दोनों किसके द्वारा लिखा गया होगा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आईने अकबरी या अकबरनामा से, अकबरनामा किसने लिखा या आईने अकबरी किसने लिखा, इसके दूसरे खंड में कहाँ तक का इतिहास है, पहले खंड में कहाँ तक का इतिहास है, तीसरे अकबरनामा के किस खंड को अकबरकालीन इतिहास की आत्मा कहा जाता है, ये सारा क्वेश्चन जो है अगर पूछेगा तो हम आराम से इसको टैकल कर सकते हैं, इसको हम डील कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा एमसीक्यू पे हम लोग चलते हैं। दूसरा एमसीक्यू पर ध्यान देंगे अब हम लोग। देखो दूसरा एमसीक्यू क्या है? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? अगर इसमें से किसी को आंसर आता है तो वो कमेंट में जरूर लिखेंगे कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताएंगे अगर किसी स्टूडेंट को अगर इसका आंसर पता है तो। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो ये बात बताइए। पहले तो हम बताते कि दौलताबाद कहाँ है। तो पहले शासन का जो केंद्र रहा है, राजधानी जो रहा है, सल्तनत काल का जो केंद्र बिंदु रहा है, या इसके बाद भी बहुत सारे साम्राज्य आया, उनका भी जो केंद्र रहा है वो कौन रहा है? दिल्ली रहा है, राजधानी दिल्ली रहा है। तो दौलताबाद कहाँ है? तो दौलताबाद दक्कन क्षेत्र को कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में ये एक क्षेत्र है, ठीक है, दक्कन क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र था ये दौलताबाद, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है दौलताबाद? तो याद रखना है कि वर्तमान में ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र के अंदर आता है दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो याद रखना है कि ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक है उसका नाम। समझ में आया बात? अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कब की थी? तो याद रखना है कि दिल्ली से दौलताबाद जो है ये राजधानी परिवर्तित किया था 1329 में। इसको भी लिख लेना है कि ये जो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तित हुआ था ये कब हुआ था? 1329 में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था ये। ठीक है, इसके पिता का नाम अगर पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक के पिता का नाम क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन सब आ सकता है। पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में कि सल्तनत काल में कौन कौन सा काल आया, कौन कौन सा शासक आया, ये सब हम लोग डिस्कस क्लास में कर चुके हैं। इसका कार्यकाल अगर पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल मतलब कब से कब तक शासन किया, तो याद रखना है कि 1325 से 1351 तक शासन किया था। ये हम लोग क्लास में डिस्कस बहुत ही डिटेल में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो बाकी जो भी यहाँ पर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव बन सकता था वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दौलताबाद कहाँ है? तो दक्कन क्षेत्र में पड़ता है, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। और ये दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तित हुआ था ये 1329 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था और इनका शासनकाल 1325 से 1351 था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में ये वाला भी क्वेश्चन आ गया होगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? तो पहले ही समझो, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। कौन थी ये? तो हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन। ठीक है, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। तो गुलबदन बेगम, क्वेश्चन भी आ सकता है गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। तो गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर
हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा भी किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं की बहन कौन? गुलबदन बेगम। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा। किसके आग्रह पर लिखा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसके आग्रह पर? तो अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। तो ये याद रखना है, 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ से। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हुमायूंनामा किसने लिखा, तो कहना है गुलबदन बेगम। गुलबदन किसकी बहन थी? हुमायूं की बहन थी। किसके आग्रह पर लिखा उन्होंने? तो अकबर के आग्रह पर इन्होंने क्या लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अब है बादशाहनामा। बादशाहनामा कहो या पादशाहनामा कहो, ठीक है, पादशाहनामा। ये जो है ये किसने लिखा था? पादशाहनामा जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था? पादशाहनामा। तो याद रखना है ये लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ये बस इतना याद रखना है कि पादशाहनामा पूछे या बादशाहनामा किसने लिखा, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ये बात इतना हमें याद रखना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन को डील करना है। अब क्या है, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो वह फतेहपुर सिकरी आगरा में है। ठीक है, आगरा कहाँ पड़ता है तो पता ही है, यूपी में पड़ता है ना। तो आगरा में फतेहपुर सिकरी कहाँ है? आगरा। आगरा किसके अंदर आता है? यूपी में पड़ता है। तो याद रखना है कि फतेहपुर सिकरी यूपी के आगरा में पड़ता है। फतेहपुर सिकरी, इसको राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था? दीन इलाही। दीन इलाही का मतलब हुआ कि मतलब इन्होंने बल दिया था किस पर? एक कसर बात पर बल दिया था। इनका कहना था कि एक शासक के अंदर उनकी प्रजा कैसे अलग अलग रह सकती है, अलग अलग धर्म को मानने वाले रह सकती है। तो इन्होंने एकता स्थापित करने के लिए क्या चलाया था? दीन इलाही चलाया था। कब? 1582 ईस्वी में चलाया था। कब चलाया था? 1582 ईस्वी में चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक है, कब चलाया था? 1582 ईस्वी में। समझ में आया बात? तो याद रखना है कि दीन इलाही अकबर ने किस सन में चलाया था? तो 1582 ईस्वी में चलाया था। इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1582 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? 7 नंबर क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खां। कौन था अकबर का संरक्षक? बैरम खां था। अकबर के बारे में अगर थोड़ा जानना है तो हम अकबर के बारे में थोड़ा, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बहुत पूछेगा अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म हम सबको पता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में इनका जन्म हुआ था। 1542 में। ठीक है, संरक्षक की बात तो थोड़ा समझना जरूरी है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। और ये 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी 1556 को ये पंजाब का शासक बन जाता है। कहाँ का शासक बन जाता है? ये पंजाब का शासक बन जाता है। इस समय इनकी उम्र कितना होगी? 14 वर्ष की उम्र में ये पंजाब का शासक ये बन जाता है। ठीक है, इसका संरक्षक तो पता हो ही गया। इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। ठीक है, और बैरम खां ही संरक्षक। संरक्षक का मतलब कि 14 वर्ष की उम्र में ये शासक बना था, इसलिए उनकी सहायता करने के लिए, शासन चलाने के लिए, मतलब उनकी सुरक्षा करने के लिए, मतलब उनका साथ कौन दिया? तो उनका साथ दिया था बैरम खां। मतलब उनके साथ जो है शासन का कार्यभार इन्होंने संभाला था, बैरम खां ने संभाला था। और उस समय संरक्षक बैरम खां के समय ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध इसी समय होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, कब होगा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 1556 को। जिसका नेतृत्व कौन करता है? बैरम खां करता है। तो ये रखना है, क्वेश्चन आ सकता है अकबर और इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर और इसका संरक्षक कौन? बैरम खां। ये दोनों युद्ध करता है। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके अगेंस्ट? हेमू के अगेंस्ट करता है। किसके अगेंस्ट करता है? हेमू के अगेंस्ट करता है। इसको हेमचंद्र भी कहा जाता है, जिसमें किसकी विजय होती है? अकबर की विजय हो जाती है। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध भी कब होगा? 5 नवंबर 1556 को होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो है 1560 में आ गए। 1556 में तो शासक बना और 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ
और उसके बाद 1560 में इन्होंने क्या किया, तो 1560 में इन्होंने बैरम खां को हटा दिया, संरक्षक के पद पर से बैरम खां को हटा दिया और ये खुद सत्ता अपने हाथों में ले लिया 1560 में। सोचो इस समय इसकी उम्र कितना, 18 साल हो गई होगी। तो 1560 में ये बैरम खां को क्या किया, हटा दिया और इसके बाद सत्ता अपने हाथों में ले लिया। कब, 1560 में। और 1560 से 62 के बीच में, मतलब 2 साल के पीरियड में ये किसके प्रभाव में रहा, किसके प्रभाव में रहा, तो किसके प्रभाव में रहा याद रखना है। ये रहा धाई माहम महांगा के, धाई माह महांगा के, ये भी क्वेश्चन, महामंगा, इसके प्रभाव में रहा 2 साल तक। क्या बताएं, 1560 में बैरम खां को हटा दिया, 62 तक 2 साल तक प्रभाव में रहा, किसके प्रभाव में रहा, धाई माह महामंगा के प्रभाव में रहा। और ये दो मतलब राजनीति सीखा 2 साल के अंदर, उनसे नॉलेज लिया, ज्ञान लिया, इसी को कहा गया पेटीकोट शासन कहा गया, पेटीकोट शासन कहा गया, पेटीकोट शासन, या जिसको हम पर्दा शासन भी कहते हैं, पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहते हैं, पर्दा शासन कहते हैं। और उसके बाद 1562 से ये एकदम स्वतंत्र रूप से शासक बन गया, स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। तो इतना सारा जो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से आ सकता था, जो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब सब जो जो हम बोले हैं उसको एक लाइन में ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाकर इसको लिख लेना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था, ठीक है, क्योंकि उस समय उनकी उम्र कम थी तो उन्होंने उनका साथ देने के लिए एक संरक्षक के पद पर रहा, जो कि 1560 में उनको फिर हटा दिया गया। पानीपत का दूसरा युद्ध भी इसी के समय हुआ, जिसमें उन्होंने नेतृत्व किया बैरम खां ने, और हेमू को परास्त किया था। चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। अब है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, सबको पता होगा, बाबर था, है ना। हमको पता है कि 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का, इससे पहले पढ़े थे द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होगा, 21 अप्रैल 1526 को होता है कि नहीं। किसके किसके बीच में होगा, बाबर के बीच में होगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होगा, इब्राहिम लोदी के बीच में, डायरेक्ट लोदी लिख देते हैं, इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक। कब होगा ये, 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें लोदी वंश के अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी को क्या करता है, इब्राहिम लोदी याद रखना है, इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर जो है ये क्या हो जाता है, विजय होता है। और इसके बाद भारत में क्या करता है, ये भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल साम्राज्य का प्रथम बादशाह कौन था, शासक कौन था, तो वो कौन था, बाबर था, ठीक है, जो कि इन्होंने स्थापित किया था, किसको हराकर, लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराकर, इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, क्वेश्चन पूछेगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको परास्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर के पिता का नाम क्या था, क्वेश्चन आता है, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता कौन थी, बाबर की माता का नाम क्या होता है, कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम, ठीक है। तो ये कुतलुग निगार खानम होती है इनकी माँ। मातृपक्ष की ओर से ये 14वां वंशज और पितृपक्ष की ओर से 5वां वंशज, इसलिए अपने आप को इन्होंने कभी मुगल नहीं कहा, इन्होंने अपने आप को ये तुर्क मानते थे, तैमूरी मानते थे, ठीक है। बट 19वीं शताब्दी के कुछ जो है पश्चिमी इतिहासकारों ने इनको मुगल नाम दिया था। तो बस इतना याद रखना, आगे चलते हैं, आगे क्या है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऐसे देखा जाए तो मुगल शासक में, मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में 6 प्रमुख शासक हुए, 6 प्रमुख शासक, शासक तो बहुत सारे आए लेकिन 6 प्रमुख शासक में पहला कौन है,
पहला है बाबर, ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा है हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, फिर है शाहजहां, शाहजहां, और छठा कौन है, तो छठा है औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। ये 6 प्रमुख है, तो 6 प्रमुख है, शक्तिशाली है। इसके बाद ये 6 बादशाह के बाद जो है मुगल साम्राज्य थोड़ा कमजोर होने लगा, थोड़ा वीक पड़ने लगा, तो 6 के बाद बहुत सारे मुगल बादशाह आए। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था, बहादुर शाह जफर। और उसके बाद इनकी जो है रंगून के जेल में इनको कैद कर दिया गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की, अंग्रेजी द्वारा। चलो, तो ये क्वेश्चन याद रखना कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, ठीक है। पहला पूछेगा तो क्या कहेंगे, बाबर कहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, ठीक है, ये समझते हैं। देखो, हम बता दिए हैं कि समकालीन इतिहास में एक दो आ सकता है, एक का नाम हो सकता है अबुल फजल होगा, 1 मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है ये, एक का नाम क्या था, अबुल फजल, अबुल फजल, और एक का नाम अभी याद रखना है बदायूनी, बदायूनी। ये दोनों क्या था, दोनों अकबर का समकालीन इतिहासकार था, ये दरबारी इतिहासकार कह सकते हैं, और ये समकालीन इतिहासकार, दोनों समकालीन इतिहासकार था। तो अबुल फजल तो है नहीं, तो क्या देंगे, बदायूनी देंगे। अकबर का समकालीन मतलब जिस समय अकबर था उस समय का इतिहासकार कौन, तो वो था बदायूनी, ठीक है। बस इतना इसमें याद रखना, आगे चलता है, आगे क्या है। इसके बाद है व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, याद रखना है व्यपगत का सिद्धांत, इसी को कहते हैं हम हड़प नीति, हड़प नीति। व्यपगत के सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, हड़प नीति, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो व्यपगत का सिद्धांत संबंध किससे है, तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी से। क्या था ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि ऐसा उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि अगर किसी भी राज्य के पास अगर उनका अपना वारिस नहीं है तो वो साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाला सिद्धांत जो था वो था व्यपगत का सिद्धांत, जो कि डलहौजी के द्वारा ये सिद्धांत जो है वो लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी प्रकार पूछे एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ऐसी इसी प्रकार क्वेश्चन है, वो है सहायक संधि, सहायक संधि, ये सहायक संधि का संबंध पूछेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली, ठीक है। ये था सहायक संधि, किसी भी राज्य पर कोई बहाने से अटैक करता था, आक्रमण करता था, है ना, उस पर हमला करता था, और उसके बाद उनको ये संधि करने के लिए मजबूर करता था, सहायक संधि। तो ये किससे संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली से। सहायक संधि किसने प्रारंभ की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रारंभ की थी। हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत पूछेगा तो क्या देना है, लॉर्ड डलहौजी, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो सबको पता है, ये तो बच्चों को पता है, 1498 में आया था, केरल के कोच्चि में आया था, केरल के कोच्चि बंदरगाह पर, केरल के कोच्चि बंदरगाह पर आया था, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। कौन आया था, वास्को डी गामा, ठीक है, 1498 ईस्वी में। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, महावीर स्वामी से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। महावीर स्वामी, इसका जन्म कब हुआ, इसका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था ये पूछ देगा, स्थान क्या था, कहाँ हुआ था, तो याद रखना है बिहार में, बिहार के वैशाली में, है ना, जो वर्तमान मुजफ्फरपुर जिला में आता है। तो याद रखना है कि कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम, कुंडग्राम, ठीक है, बिहार के कुंडग्राम में, जो कहाँ आता है, किस जिले में आता है वर्तमान में, तो मुजफ्फरपुर जिले में आता है वर्तमान में, मुजफ्फरपुर जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में आता है, ठीक है। पहले ये वैशाली का हिस्सा होता था। तो कुंडग्राम
जो कि मुजफ्फरपुर जिले में आता है। ठीक है, वैशाली मुजफ्फरपुर वही वाला उसी क्षेत्र में है। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन आएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या होगा, कुंडग्राम होगा। इसके बाद और याद रखना है इसमें किसके पिता कौन थे। यहाँ माता पिता पूछ सकता है, पूछता है, इसलिए समझना हमको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में पूछता तो हमें सब याद रखना ही पड़ेगा। इसके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनके माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम त्रिशला। इसे हम पढ़ा चुके हैं, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो माता का नाम क्या था, त्रिशला, त्रिशला। और पत्नी का नाम पूछेगा तो पत्नी का नाम यशोधरा, पति का नाम यशोधरा, सॉरी यशोधरा तो वो उसकी पति का नाम था, यशोधा होगा, क्या होगा, यशोधा। इसकी पत्नी का नाम यशोधा और पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। गृह त्याग, क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर स्वामी ने गृह कब त्यागा, तो गृह त्याग पूछेगा अगर, गृह त्याग, तो ये गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में। वहीं अगर पूछे गौतम बुद्ध तो कितने वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति कब हो गई, निर्वाण के मतलब कि मृत्यु, मृत्यु हो गया इनका, निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति कब हुई, तो ये हुई थी 72 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष में इसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। कब, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, समझ रखना याद। जगह पूछेगा कि कहाँ हुई थी, तो पावा में हुआ था, पावा। स्थान पूछेगा कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो पावा में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक, फिर पूछेगा कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति पूछेगा तो याद रखना है, बताए होंगे हम लोग, पढ़े होंगे हम लोग, ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी किनारे। किस नदी किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, वृक्ष पूछेगा किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। वृक्ष क्या था, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इतना सारा बात हमें महावीर स्वामी से याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्थान का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोधा। गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की उम्र में। निर्वाण की प्राप्ति मतलब इसकी मौत हो गई थी। इसको जैन धर्म में क्या कहा गया, इनको जैन धर्म में कहा गया निर्वाण। ठीक है, तो 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनकी मौत हो गई थी, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 72 वर्ष की उम्र में। ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी किनारे, इस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, इसका डेथ अगर तो हो गया ना, डेथ, डेथ कब हुआ, 468 ईसा पूर्व में हुआ डेथ। चलो आगे देखते क्या है। दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है दिगंबर श्वेतांबर एक संप्रदाय है। किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। हम लोग पढ़े थे, बहुत डिटेल में पढ़े थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। दिगंबर श्वेतांबर एक संप्रदाय है, किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर और श्वेतांबर। चलो इसमें बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर पूछेगा महात्मा बुद्ध के बारे में अगर कहे तो क्या बता सकते हैं। इसमें तो महावीर स्वामी हो गया, महात्मा बुद्ध से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो महात्मा बुद्ध से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या देंगे। चलो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत है फिर से हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो। तो देखो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में, है ना। कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के, कपिलवस्तु भी ऑप्शन में रह सकता है, तो बिहार के कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट
के निकट। ग्राम है, इस ग्राम का नाम क्या है? लुम्बिनी ग्राम। ये लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो नेपाल की तराई में पड़ता है, लुम्बिनी ग्राम में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन में या तो लुम्बिनी रहेगा या तो कपिलवस्तु रहेगा, तो ध्यान देना है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बाद, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी, दोनों में कंफ्यूज मत होना। उसका जन्म हुआ था 540 में, इसका जन्म हुआ 563 में। कहाँ उसका कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में, इनका कहाँ हो रहा है? लुम्बिनी ग्राम में। तो बात दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। ठीक है, हाँ, उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। उनके पिता का, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनकी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम यशोदा था, इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। और इनकी माता कौन थी? माता कौन थी? तो माता इनकी थी महामाया। महामाया। ठीक है, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनके माता का डेथ हो जाता है। तो इनके बाद इनको जो पालती है, कौन पालती है इसको? इनकी मौसी पालती है, गौतमी। जिसकी मौसी का नाम क्या होता है? गौतमी। इसको गौतमी पालती है। इन्होंने अपना गृह त्यागा था। ठीक है, गृह त्याग दिया था, गृह त्याग दिया था। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। इसके बाद इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। देखो, महानिर्वाण, देखो वहां पर था निर्वाण, तो जैन धर्म में निर्वाण निर्वाण कहा गया, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महानिर्वाण कहा गया। मतलब इनका डेथ हुआ कब? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व, जिसको हम BC भी कहते हैं, ईसा पूर्व में। उसको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। इसको 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। याद रखना है ऐसे। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में होगा? 80 वर्ष की उम्र में। उसको 72 वर्ष की उम्र में, इसको 80 वर्ष की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो बस इतनी बात हमें जो है यहाँ पर याद रखना है। चलते हैं अब आगे, मतलब लिख लेना और याद रखना, ये सब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे देखते हैं, ये तो हो गया, आगे देखते क्या है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची, सांची पूछ रहा है। सांची जो बना है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है वो रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या है? तो सांची का स्तूप है। ठीक है, जो बहुत फेमस है। स्तूपों में सबसे अधिक फेमस, सबसे अधिक जो स्तूप फेमस है वो कौन सा स्तूप फेमस है? तो वो है सांची का स्तूप, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। बस इतना याद रखना है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? सबको पता होगा, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, धम्म क्या था? एक प्रकार से धम्म अलग धर्म ही था, लेकिन उन्होंने धम्म बताया है। किसने बताया है? किसने बताया है? अशोक ने बताया है। किसने बताया है? अशोक ने बताया। किसके बारे में? धम्म के बारे में, कि धम्म क्या है। तो धम्म उन्होंने अपने एक लैंग्वेज में बताया था कि धम्म क्या है। तो धम्म बताया था कि धम्म अपा सिन्वे बहु क्या ने सचा सोची चखु धाने पी में बहुबुद्धि दीने दुपद। ऐसे इस लैंग्वेज में बताया कि धम्म जो है वो पापहीनता है ना, अत्यधिक कल्याण है, दया है, दान है, साधुता है, मृदुता है। ये अपने लैंग्वेज में बताया था और कहा कि धम्म सभी धर्मों के लिए है। धार्मिक एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने चलाया था, एक धम्म चलाया था। इसमें उन्होंने बहुत सारी बात बताया था कि प्राणी को हत्या न करना, बहुत सारी बात को उन्होंने इसमें ऐड किया था। धम्म की शुरुआत किसने धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो याद रखना है वो अशोक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? वो अशोक ने की थी। इतनी सी बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि धम्म की शुरुआत किसने किसने की थी? तो अशोक ने की थी। अशोक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का शासक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? अशोक था, जिन्होंने धम्म की शुरुआत की थी। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अकबरनामा किसकी कृत है? ये तो बात पहले बता चुके हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में यही बात हम लोग किए हैं कि अकबरनामा किसकी कृत है ना। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखे थे, है ना। यहाँ देखते हैं क्या है, और धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। एक मिनट देखते हैं। धम्म यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, धम्म की शुरुआत किसने की थी, पहला क्वेश्चन में ही पढ़े थे। धम्म की शुरुआत किसने की, सॉरी, आईने अकबरी के बारे में पढ़े है कि नहीं।
पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आईने अकबरी के बारे में यहाँ पढ़े थे। क्या लिखे थे हम यहाँ कि अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। आईने अकबरी पूछेगा तो क्या बोलना है? आईने अकबरी बोलेगा तो अबुल फजल ही होगा। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहला क्वेश्चन में। तो वही क्वेश्चन था हम लोग का। कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन है ना, कि अकबरनामा किसकी कृत है? तो किसकी कृत होगी? अबुल फजल की कृत होगी। समझाया बात? आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? शेर शाह ने, इसको शेर खां भी कहते हैं, तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था? चौसा का युद्ध पूछ रहा है। चौसा का युद्ध हुआ कब? पहले ये भी क्वेश्चन आ सकता है, चौसा का युद्ध कब हुआ? एक ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे तो क्या एक ही क्वेश्चन है एग्जाम में? नहीं, उससे रिलेटेड कुछ भी घुमा के थोड़ा सा दे सकता है, कुछ भी चेंज करके दे सकता है। तो हमें सबको समझना है बहुत अच्छे से कि चौसा का युद्ध कब होता है। तो 25 जून 1539 को होता है। 25 जून 1539 को कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होगा? शेर शाह सूरी के बीच में। शेर शाह सूरी के बीच में। और किसके? शेर शाह सूरी और किसके बीच में? और ये होगा हुमायूं के बीच में। हुमायूं के बीच में, ठीक है, जिसमें शेर शाह जो है वो विजय होता है। तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया। किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। फिर इसको एक और बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, जिसमें पूरी तरह पराजित हो जाता है हुमायूं। उसके बाद बीच में जो है 1540 से 1556 में मुगल साम्राज्य का जो क्रम है, शासक का क्रम रुक जाता है। बीच में अफगान का शासन होता है और फिर 1555 में फिर हराता है हुमायूं ने फिर से शेर शाह सूरी को। और उसके बाद फिर से मुगल साम्राज्य का फिर से मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। और उसके बाद शासक जो बनता है वो अकबर बनता है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। बस नहीं कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 को हुआ था, शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। तो किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। शेर शाह सूरी में विजय हुआ था। आगे देखते आगे क्या है। थोड़ा फास्ट चलना क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करना। जीतल किस धातु का होता है? जीतल, अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज हम लोग बस 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाएगा। तो जीतल किस धातु का होता था? जीतल, देखो पहले देखो ये मुगल काल में क्या क्या सिक्का होता था। तो मुगल कालीन सिक्के के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मुगल कालीन सिक्के। मुगल कालीन सिक्के। मुगल कालीन सिक्के। मुगल कालीन सिक्के में कौन कौन होता था? पहला इलाही, ठीक है। दूसरा और क्या था? जीत। और तीसरा दाम, जिसका नाम था दाम। चौथा रुपया। और भी बहुत सारे सिक्के थे। तो ये सिक्के जो इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि इलाही, जीतल, दाम, रुपया। ये इलाही कौन सा सिक्का था? तो सबसे अधिक चलने वाला सिक्का, सर्वाधिक चलने वाला सिक्का था ये। चलने वाला सिक्का सिक्का था, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है? जीतल। क्या है? एक मिनट रुक जाओ। जीतल, जीतल क्या था? तो जीतल तांबे का सबसे छोटा सिक्का था। ये तांबे का सिक्का था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का। छोटा सिक्का। और दाम की बात करें तो दाम जो होता था ना, वो तांबे के सिक्के का 1/10वां भाग होता था। तांबे के सिक्के का, तांबे के सिक्के का 1/10वां भाग होता था। इतना याद रखना है, ठीक है। रुपया की बात करें तो रुपया जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था। चांदी का सिक्का। बस इतना याद रखना। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। सर्वाधिक चलने वाला सिक्का कौन था? तो क्या बोले? इलाही बोलेंगे। तांबे का सिक्का कौन था? जीतल। तो जीतल क्या था? तांबे का सिक्का था। तो ये तो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बुक में ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मिसिंग है, तो वहां से सही कर लेना है कि जीतल किस धातु का सिक्का होता, किस धातु का होता था? तो चांदी का होता था, ठीक है।
आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, नोट कर लेना सबको अच्छे से एकदम। जहांगीर का शासनकाल कब का था, वो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जहांगीर का शासन काल कब तक था। तो सबको पता है कि पहला जो बादशाह है वो पहला बादशाह कौन आया, एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं पहले। क्या है, हमें जहांगीर का शासनकाल बताना है। तो देखो पहला बादशाह हमें पता है कौन आया था, याद है पढ़े थे, बाबर। बाबर, इसके बाद कौन आया था, इसके बाद हुमायूं आया था, हुमायूं। इसके बाद कौन आया था, अकबर, पढ़े थे पहले भी। और इसके बाद कौन आया था, जहांगीर। फिर कौन आया था, शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आया, औरंगजेब। औरंगजेब, पता है ना ये कब से, सब कब पूछ सकता है, किसका भी शासनकाल पूछ सकता है। तो 1526 से 1530 कौन था, बाबर था। 1526 से 1530। इसके बाद 1530 से याद रखना है 1540, और वही में चौसा के युद्ध के बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ था, 40 में हार गया था। इसके बाद अफगानों का शासन हो जाता है 1556 तक, और फिर 1555 में हराता है, और फिर 1556 से स्टार्ट हो जाता है फिर से मुगल साम्राज्य, और 1556 से ये शासन करेगा 1605 तक। कब तक शासन करेगा, 1605 तक शासन करेगा। और फिर 1605 से शासन करेगा कौन, जहांगीर। 1605 से 1627 तक शासन करेगा। और फिर जहांगीर जो है, शाहजहां जो है, वो 1627 से लेके 1658 तक शासन करेगा, ठीक है। और इसके बाद 1658 से ये 1707 तक शासन करेगा औरंगजेब। इसके बाद जो है बाकी बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन वो कमजोर शासक सब होते हैं। तो इसमें याद रखना है, सबका याद रखना अच्छे से। एग्जाम में भी कन्फ्यूज अगर हो जाओगे तो पहले नाम इस तरह से लिख लोगे, पहले ये डेट लिख लोगे कार्यकाल, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जहांगीर का पूछ रहा है तो जहांगीर का 1605 से 1627 हो जाएगा। 1605 से 1627 मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से समझना है, लिखना है और फिर याद करना है।